सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के तीनों भेद पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़ लिए। उसके बाद विकारी शब्द में नंबर आता है क्रिया का, जो कल हमने पढ़ा था, क्रिया के भेद। तो क्रिया के हमने कल 2 भेद पढ़े थे। क्रिया के भेद अध्ययन की सहूलियत से क्रिया के भेद किए गए हैं। एक भेद क्रिया का किया जाता है, क्रिया मतलब वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, क्रिया कहलाता है। वाक्य का एक पद है क्रिया। तो पहला जो क्रिया के विभाजन का आधार है वो है कर्म के आधार पर, जो कल पढ़ा था अपन ने। कर्म के आधार पर 2 है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। कि जहां क्रिया का संबंध कर्ता से नहीं होकर सीधा कर्म पर आधारित हो, सकर्मक। जहां कर्म से नहीं होकर सीधा कर्ता से संबंध रखता हो, वो अकर्मक। सकर्मक में 2 भेद हैं, एक क्रमिक क्रिया, दूसरी द्विक्रमक क्रिया। जहां वाक्य में एक कर्म होता है, कई बार क्रिया 2 कर्मों से संपन्न होती है, तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, जो कल हमने विस्तार से पढ़ा था। दूसरी अकर्मक क्रिया, जहां कर्म नहीं सीधा करता, जैसे सीता गाती है, राम खाता है। दूसरा जो क्रिया भेद का आधार है वो है बेटा अपना संरचना के आधार पर। संरचना अर्थात बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया भेद। अब संरचना के आधार पर ये मैं बता रहा हूं, अर्थात बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे थे कल। कि संरचना के आधार पर क्रिया संयुक्त क्रिया, जो हमने पढ़ा था। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब समूह है, समूह है। दूसरी इसमें संरचना के आधार पर आपकी क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु मतलब मूल शब्द, धातु शब्द। हाँ, चंद, पड्डे, जो सर्वनाम के आपके संज्ञा के विशेषण के नाम धातु क्रिया। तीसरी
आपकी संरचना के आधार पर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा यह हमने कल पढ़ लिया था संयुक्त क्रिया का, और नाम धातु क्रिया के बारे में आपने पढ़ा था कि मुख्य संयुक्त क्रिया में तो मुख्य क्रिया के साथ कोई सहायक क्रिया आ जाती है तो वो संयुक्त क्रिया अर्थात एक से अधिक होती है। इसमें हमने उदाहरण बताया था मैंने कि मेहमान आए हैं स्वागत करो, मेहमान आया है उसका स्वागत करो। उसी प्रकार नाम धातु क्रिया में जैसे हाथ संज्ञा शब्द बताया था, और इसकी जो क्रिया है वो है हथियाना, मतलब हथिया लो, किसी से छीन लो। हाँ, सूखा सर्वनाम शब्द है, विशेषता है नहीं, विशेषण शब्द है, विशेषता है सूखा। अब सूखा का मतलब सुखाना, हाँ, अनाज सुखाना, कपड़े सुखाना, सुखाना। अपना अपनापन जो सर्वनाम है वह उसका उसी प्रकार से अपना, अपना मतलब निजवाचक है ये, तो इसका है अपनाना, मिला लेना। अब बात करते हैं हम प्रेरणार्थ क्रिया की। प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है किसी से सीख मिलना। प्रेरणा सीख होती है, शिक्षा होती है, किसी को देखकर हम सीखते हैं, या कोई किसी को समझाकर कहकर कोई कार्य करवाता है, अच्छे मार्ग पे चलाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? प्रेरणा। कि भाई ये कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? ये उसके द्वारा प्रेरित है, वो कर नहीं रहा है, वो उसको केवल प्रेरित कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करवाया, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करवाया। अब प्रधानमंत्री ने खुद थोड़ी किया है लॉकडाउन, इतनी जनता को प्रधानमंत्री थोड़ी डांट रहा है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से संपूर्ण भारत की जनता ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया, तो वो प्रेरणा हो गई। अध्यापक ने खेल खिलाया, अध्यापक ने बच्चों को खिलाया। अब अध्यापक ने खेल खिलाया बच्चों को, अध्यापक खुद नहीं खेल रहे थे, वो तो केवल अध्यापक के कहने से बच्चे खेल रहे थे। तो उसका प्रेरणा कौन? अध्यापक उसका प्रेरक है, अध्यापक के कहने से हो रहा था। तो इस प्रकार से कि जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, जहाँ स्वयं कार्य नहीं करके और वो किसी दूसरे के द्वारा कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थ क्रिया होती है बेटा। जैसे शेठ जी ने तालाब खुदवाया, शेठ जी ने तालाब खुदवाया, भामाशाह ने मिठाई बंटवाई। अब यहाँ क्या है कि शेठ जी ने तालाब खुदवाया, अब शेठ जी वहाँ कस्सी फावड़ा लेके खुद थोड़ी लगे थे, नहीं, शेठ जी की प्रेरणा से तालाब खुदा था। शेठ जी ने पैसे दे दिए थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया था लोगों को, मजदूरों को, कि वो तालाब खोदे। ये जो क्रियाएं हैं ये है प्रेरणार्थ क्रिया, जिसे प्रेरणा मिलती है हमें। अगली जो क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। रचना के आधार, संरचना के आधार पर चौथी जो क्रिया है वो है बेटा पूर्वकालिक। अब देखिए शब्द से ही पता चलता है, पूर्व का मतलब पहले, पहले के समय की, मतलब दो क्रियाएं हो रही हैं जिसमें एक क्रिया पहले हो रही है, पूर्वकालिक। दोनों साथ साथ नहीं हो रहे हैं, एक पहले गठित हो जाती है, दूसरी उसके तुरंत बाद होती है, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, बच्चे पढ़कर चले जाएंगे, बच्चे पढ़कर चले जाएंगे। अब बच्चे पहले पढ़ेंगे उसके बाद चले जाएंगे। मैं खाना खा के सो जाऊंगा, अब पहले मैं खाना खाऊंगा
और फिर सो जाऊंगा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें एक क्रिया पहले हो रही है, दूसरी उसके तुरंत बाद होगी। तो जहां पर एक क्रिया पहले हो जाती है, संपन्न हो जाती है, दूसरी उसके बाद होती है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यही बात है। अब अगला जो है संरचना के आधार पर भेद, वो है कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया बड़ी क्लास के विद्यार्थी आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं आप, उपसर्ग पढ़ते हैं आप वाक्य पढ़ते हैं, तो उनमें आपने ये शब्द पढ़ा था कृदंत क्रिया। मतलब इनमें कृदंत क्रिया में क्या होता है? कृत मतलब क्रिया के साथ, कृदंत क्रिया में कि प्रत्यय जो है वो लग जाता है, कि क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वो कृदंत क्रिया कहलाती है। तो ये प्रत्यय के योग से बनी हुई क्रियाएं हैं बेटा। जैसे चाल है, अब चाल से चलना हो गया, ना। खेल है, खेल के ना लगा दिया, खेलना हो गया। तो उसी प्रकार से जो क्रियाएं बनती हैं प्रत्यय लगकर, लिख का लिखना हो गया, लिख कर हो गया, खेल कर हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ कर हो गया। मतलब जहां मूल क्रिया में प्रत्यय लग जाता है तो वो कृदंत क्रिया कहलाती है। समझ गए बात को? कि मूल धातु जो होती है, ये चल, लिख, ये धातु क्रिया है, मूल वर्ब है ये। तो इनमें जब प्रत्यय लगा दिया जाता है तो प्रत्यय लगने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने से ये कृदंत क्रिया कहलाती है। ये हुआ आपका संरचना के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर आपने पढ़ा सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब हम पढ़ते हैं अगला जो क्रिया भेद का आधार है, वो आधार है काल के अनुसार। काल के आधार। काल का मतलब आप समय के आधार पर। काल तीन ही है मुख्य रूप से, चाहे आप उसको संस्कृत में पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे अंग्रेजी में पढ़ें। भूत, वर्तमान और भविष्य। मतलब क्रिया के घटित होने या क्रिया पूर्ण होने के समय का बोध कराने वाली क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? उसके आधार पर हम क्रिया का विभेद कर देते हैं। भाई एक क्रिया के वह चला गया, वह चला गया। अब चला गया, गया आ गया ना, आपने टेंस में पढ़े हैं कि गया, गई, गए, भूतकाल हो गया है। तो वह चला गया। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद है। भूतकालिक, वर्तमान कालीन और भविष्य क्रिया। तीन हो गए कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल।
तो ये जो क्रिया जिससे हमें ये पता चलता है भाई ये तो काम हो चुका है, और वाक्य में ऐसा ही है कि गया, गई, गए, चुका, चुकी, चुके, था, थे, थी, और रा, रे, री। ये जहां आते हैं, जैसे मारा गया, चला गया, वो गई, वो आई, तो इस प्रकार से भूतकालिक शब्द जब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तो वो होता है भूतकाल की क्रिया। मतलब उसका भावार्थ यही है कि ये क्रिया साफ पूर्ण हो चुकी है। दूसरा, वर्तमान काल, मतलब जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है और चलते हुए समय में जो क्रिया संपन्न नहीं हुई है। भूतकाल की क्रिया तो संपन्न हो चुकी है, उसमें कोई कार्य शेष नहीं रहा है, और इसमें वर्तमान काल में मतलब कार्य चल रहा है, संपन्न हुई नहीं है, चल ही रहा है। और जहां क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के चलने का बोध होता है तो वो वर्तमान कालिक क्रिया होती है कि भाई हो रहा है, कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, माता खाना बना रही है। मतलब अब यहाँ किसी भी क्षेत्र में जो भी हमने बात की उनमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि सब में कार्य चल रहा है, और जहाँ चल रहा होता है वहाँ बेटा वर्तमान काल होता है। इसी प्रकार अगला जो काल के आधार पर क्रिया का भेद है वह है भविष्य। मतलब ना तो क्रिया पूर्ण हुई है, ना ही क्रिया चल रही है, क्रिया के होने की संभावना है कि कार्य होगा। अब नहीं होगा, कार्य होगा, संभावित है ये। विद्यार्थी आएंगे, हम खेलेंगे, मैं गर्मियों की छुट्टियों में वैष्णो माता के दर्शन करने जाऊंगा, लॉकडाउन के बाद परीक्षाएं होंगी, अब की बार शैक्षणिक सत्र देर से शुरू होगा। तो इस प्रकार से मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि मैं भाई इतनी तारीख को ऐसे ऐसे होगा, मतलब अनिश्चित है ये, लेकिन संभावित है कि ऐसा होगा जरूर, प्रयास है ये। तो जहां होगा होगा वहां भविष्य, क्योंकि ये जो कार्य होगा ये भविष्य के हाथ में है, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं होता है, और भविष्य के हाथ में जो कुछ होता है वो संभावित होता है। केवल हम अपनी वो लगा सकते हैं एक सीमा, उसके इर्द गिर्द हम ये केवल सोच सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। तो जहां क्रिया संपन्न हो चुकी है वो भूतकालिक क्रिया है, जहां क्रिया चल रही होती है वो वर्तमान कालिक क्रिया है, और जहां क्रिया आगे होने की संभावना है, संभावित है, वो भविष्य काल की क्रिया है। तो यह आपका हुआ जी क्रिया के भेद। विकारी शब्दों में जो 4 शब्द होते हैं, संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, क्रिया, और क्रिया के जो भेद के जो 3 आधार हैं उनका हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब आप प्रश्न नोट कर सकते हैं कि सर्वनाम के मैंने करवा दिए थे, क्रिया किसे कहते हैं,
क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के भेद किन किन आधार पर किए जाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण लिखिए, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, राम वन में जाएगा कौन से काल की क्रिया है, बच्चे परीक्षा देकर चले गए कौन से काल की क्रिया है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, कृदंत क्रिया से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न आप लिखना, इनके उत्तर मैंने सब बताए हैं वो लिखना, और अपने जो व्याकरण की अनिवार्य हिंदी की आपकी किताब है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, उनमें आप अच्छी सुंदर लेखनी में पूरा लेखबद्ध करेंगे कार्य, और जब ही ये लॉकडाउन टूटेगा हम आपके घर पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे, आपका गृह कार्य है वो जांच करेंगे, आप जहां भी त्रुटि कर रहे हैं वहां आपको हम सचेत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों की भी सहायता करें, क्योंकि सब विद्यालयों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है, सब विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो आप इसमें सहयोग करें, और आप खुद को तो लाभ लेना ही लेना है, अच्छी तरह से लेना है। कक्षा में ये पुनः रिवीज नहीं करवाया जाएगा। धन्यवाद।